कौन से कैफ 7 है 6 है? 189 टोटल लेक्चर मैंने अपना नहीं पता है, टोटल लेक्चर का मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा आला नहीं है जो हेल्प करे टोटल लेक्चर बताने में। हाँ ये सेंड पे टाइम बचा तो शुरू करेंगे। प्रेजेंटेशन निकाल लें। प्रेजेंटेशन पेज नंबर 149। ना भाई 149 कहाँ से है? मेरा भी टाइम जाया कराया। पेज नंबर 58। अच्छा जी मेहरबानी लेट आने पे। अच्छा सवालों के अंदर एक चीज लिखी होती है, जरा गौर से समझना माय ब्रो, एक चीज समझो सवालों में लिखी होती है, वो ये लिखा होता है कि वी हैव एन जल्दी आए, अनकंडीशनल एंट्रेंस है आपकी क्लास में, कोई कंडीशन नहीं है। नहर पे किसी ने रोक लिया था? पैदल चलने वालों को भी पुलिस रोक रही है आजकल। अजी पैदल क्यों चल रहे हो? अच्छा माशाल्लाह, जब जब मर्जी आए, जब खाला जी का घर है ना, खाला जी के घर में भी जब मर्जी जाते हैं। मतलब हम 5 मिनट से पढ़ने की कोशिश करें का आना ही नहीं बंद हो रहा, और माशाल्लाह से पहले बैठे हुए भी इसको सीट देते हैं। पहले बैठे हुए सीट ना दें तो खुद ही टाइम पे आए अगले दिन। टस से मस ना हुआ करें। अच्छा जी, तो ये दरवाजा खोल ही दो, इसको पक्का खोल दो। अच्छा अब जो लेट आने वाले हैं पहले बात सुने जरा गौर से। अगर सवाल में ये लिखा हो, भाई कोई क्लास खत्म हुई है अभी? ऑडिट लेट खत्म हुई है? और भाई सलाम लेन आए हैं दोस्तों। नहीं दे रहा जगह वो, नहीं क्या करें अब, जमाना ऐसा आ गया। पहली रो में बैठ जाओ, ये दे दो जगह यार। अच्छा ये साथ वाला तैयार तूर होके आता है या तैयारी भी करके आता है? तैयारी भी करके आता है, वेल डन, वेल इक्विप्ड है ना माशाल्लाह। टेस्ट की तैयारी भी की हुई है इसने, मतलब रात को सोने से पहले सील विद राइट ऑफ रिटर्न पढ़ लो, डिस्काउंट वोचर जरा रिवाइज कर लो, लॉयल्टी प्रोग्राम की वर्किंग जरा देख लो। ये स्टेप 2 का हमने कोई टेस्ट में सवाल नहीं डाला, वो आप याद करिएगा, अगले टेस्ट में डालेंगे इंशाल्लाह स्टेप 2 का कोई सवाल। अच्छा हम ये कह रहे थे कि अगर जल्दी करें भाई बैठे, हम ये कह रहे थे, हमने क्या कहना है, हम ये कह रहे थे कि अगर सवाल के अंदर लिखा हो कि हमारा अनकंडीशनल राइट है पैसे लेने का ऑन 1 जनवरी, बट वी रिसीव पैसे ऑन 2 जनवरी, तो भाई इसका मतलब कोई ऐसे ये नहीं कि कोई गड़बड़ हो गई है। और ये मैं दोबारा बोलता हूं, ये दोनों भाई जरा बैठे, एक सवाल आया उसमें लिखा हुआ था, जरा मेरी बात सुने पहले, दोनों बैग ना उतारें, पहले मेरी बात सुने। एक सवाल में लिखा हुआ था वी हैव एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी ऑन 10 जनवरी बट वी रिसीव मनी ऑन 12 जनवरी।
तो ये कोई ब्लंडर नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई, बट से परेशान नहीं होना। तो सुनो पहले मेरी बात सुनो। आई हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी ऑन 10 जनवरी बट आई रिसीव मनी ऑन 12 जनवरी। इसका मतलब है कि 10 जनवरी को डेटर बुक कर लें और 12 जनवरी को कैश डेबिट कर लें। बट से परेशान नहीं होना, बट बड़े शरीफ लोग होते हैं। ऑन यकम जनवरी 2009 an entity enters into a cancelable contract। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर ऑन 31 मार्च। अब बताएं सारे डिलीवरी किस दिन होनी है? तो यार ऐसे देखने लग जाते 31 मार्च को लिखा हुई हमें कीड़े पिंडू आए हो सवेरे सवेरे उठ के। मैं कहा डिलीवरी कब होनी है? प्रोडक्ट डिलीवर होने 31 मार्च और स्टैंडर्ड का आखिरी दिन चल रहा है कि The contract requires the customer to pay for 1,000 in advance on 31 जनवरी। भाई इधर देखना, बातें ना कर। The contract requires him to pay on 31 जनवरी but the customer pays on यकम मार्च। But बोलो but the customer pays on यकम मार्च। अब इन दोनों लाइनों में डिफरेंस बताएं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी बट ही पेड ऑन यकम मार्च। मेरे ख्याल से फिर आप ऐसा कीजिएगा 31 जनवरी को मिसाल के तौर, अभी कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल की बहस ना करें। 31 जनवरी को आप इसको क्या बना लीजिएगा? डेटर। 31 जनवरी को क्या बना लीजिएगा? डेटर। तो पहले इसको नॉन कैंसिलेबल एज्यूम करते हैं। पहले क्या एज्यूम करते हैं? नॉन कैंसिलेबल। चलें जी, अब मुझे बताएं, जरा थोड़ी सी की डेट्स लिखें। 31 जनवरी को क्या हुआ? 31 जनवरी को जल्दी बताएं क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी। तो अनकंडीशनल राइट कब बन गया कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक? 31 जनवरी। बट द कस्टमर पेज ऑन यकम मार्च। लेकिन कस्टमर ने कब पे किया? यकम मार्च। और पहली लाइन पढ़ें, डिलीवरी कब हुई? 31 मार्च। अब इन सबको सामने रखते हुए अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है तो क्या एंट्रीज होंगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो क्या एंट्रीज होंगी? गॉट इट? चलें जी, जल्दी से कर दें 1 मिनट में। पहले नॉन कैंसिलेबल की किया करें, फिर कैंसिलेबल की आसान होती हैं। ओके, जरा एक दफा एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लें। ऑन यकम जनवरी 2009 को एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है, नॉन कैंसिलेबल है, टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन 31 मार्च। बताएं जी डिलीवरी कब है? 31 मार्च को। The contract requires the customer to pay 1,000 on 31 जनवरी। Contract requires the customer to pay on 31 जनवरी, but customer pays on यकम मार्च। तो इसकी जगह आसान फिक्रा वैसे क्या लिखा होता था? अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन, बोले ना, ऑन 31 जनवरी, बट द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन यकम मार्च। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे कंसिडरेशन। मतलब क्या? अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश्ड। तो अनकंडीशनल राइट आपका एस्टेब्लिश हो गया। डन। तो अनकंडीशनल राइट कितने तरीके से एस्टेब्लिश होता है? 2 तरीके से। या क्या लाइन आ जाए? अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड, या लाइन आ जाए कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी बट द कस्टमर पेड ऑन यकम मार्च।
अच्छा वैसे आगे अगर आगे ये लाइन ना लिखी होती कस्टमर पेज ऑन यकम मार्च, तो फिर ऑब्वियसली किस दिन पे हो गया होता, ये भी जरा बता दें, बताएं फिर किस दिन पे हो गया होता, फिर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ने रिक्वायर किया था 31 जनवरी को, फिर तो पे हो गया होता। लेकिन अभी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ने कहा 31 जनवरी को पेमेंट बनती है, लेकिन कस्टमर ने कब की है या कम, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रिसीवेबल कब बना था 31 जनवरी। आप बता दें नॉन कैंसिलेबल की आप लोगों ने क्या एंट्रीज की हैं, 31 जनवरी को क्या एंट्री की है, रिसीवेबल या डेटर डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंटेशन का, बातें बाद में कर लें। तो अगर 31 जनवरी की रात को बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल भी नजर आएगा और लायबिलिटी। रिसीवेबल इसलिए नजर आएगा कि पैसे लेने का हक है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होता है कल पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज एन अमाउंट, इज अ लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर, टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर। अच्छा 1000 रुपया, और यकम मार्च को क्या बनेगा, पैसे आ गए, क्या खत्म करें पहले, ये ना थोड़ा सा फिक्रा सीखना शुरू करें। नाउ डी रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल, नाउ डी रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल 1000, and now de-recognize the contract liability because goods are delivered on 31 March. Done? Okay. But if the contract is cancelable, then what we will do? मतलब ये कि नॉन कैंसिलेबल की एंट्री सोच लिया करें, पहली एंट्री अब नहीं होगी, बिकॉज दो द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स हिम टू पे, उसका अनकंडीशनल राइट बन गया, बट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। सुनो जर्नल एंट्री। अच्छा पैसे हैं, क्या करें फिर, पैसे तो आ गए, अब सीएल रिकॉर्ड कर लें, अब तो सीएल रिकॉर्ड हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। और जब डिलीवरी करें तो सीएल डेबिट करके बोलें क्या क्रेडिट कर लें, रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये थी जी प्रेजेंटेशन। आज इसको जरा सारे को रिवाइज कर लें प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन में 3 अल्फाज हैं, रिसीवेबल है और कॉन्ट्रैक्ट एसेट है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अच्छा जी, पेज 56 रिसीवेबल। अच्छा आप लोग नोट कर रहे थे तो मैं दोबारा खोल दूंगा। तो रिसीवेबल, आपने चीजें बेच दी, उसने कहा 15 दिन बाद पैसे दे जाऊंगा, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर टाइम, घड़ी की टिक टिक का इंतजार करना है और पेमेंट आ जानी है। वो इंतजार चाहे 1 साल करना हो, चाहे 2 साल करना हो, चाहे 4 साल करना हो, अगर सिर्फ घड़ी की टिक टिक का इंतजार करना है तो फिर जो है वो ये रिसीवेबल है। इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी एंड इट इज प्रेजेंटेड, हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल प्रेजेंटेशन, इट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एज अ डेटर। A right to consideration is unconditional if only time is required before payment. पेमेंट से पहले सिर्फ टाइम गुजरने का इंतजार है। Contract asset. A contract asset is also a right to money. It is also a right to money. That is an unconditional right to money. It is also a right to money in exchange for goods. Goods बेच दी हैं, प्रोडक्ट ए बेच दी थी इस ये, that is transferred to customer. But right to receive money is not is कंडीशनल ऑन समथिंग। इस सवाल में प्रोडक्ट बी है, इस सवाल में क्या है, प्रोडक्ट बी है। टेस्ट के सवाल में भी कुछ यूनिट्स हैं क्वेश्चन 1 में, और टेस्ट के सवाल में मशीन बी है वो बेचनी। अच्छा तो इसी तरह एक सवाल हमने किया था जिसमें यू हैव टू वेट फॉर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो बताएं मशीन ए का डेटर हमने क्यों नहीं बुक किया था, इसलिए कि मशीन ए बेचते हुए हमारा राइट अनकंडीशनल नहीं था, बल्कि ऑन डिलीवरी ऑफ मशीन बी। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ राइट टू मनी, बोले कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ, ये पता नहीं याद करने पड़ेंगे ये, मुझे लग रहा है ये 2-3 डेफिनेशंस में, कम से कम ये 2 लाइनें और ऊपर वाली 2 लाइनें। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ राइट टू रिसीव मनी for goods or services that it has transferred to customer. Product ए बेच दिया, but right to receive money is dependent on something. What is dependent on something? पता नहीं क्या, आगे चलें।
A contract might require payment in advance. A contract might require payment in advance, not right to receive payment. A contract might require payment in advance. Cash debit, contract liability credit. So this will be presented in balance sheet as a contract liability. Or allow the seller a right to amount of money. Unconditional right. That is unconditional. तो CL पैदा होने की दो वजूहात बताएं. नॉर्मली CL का पैदा होता है when contract require payment, जब पेमेंट हो जाए, और right to receive unconditional payment. ये बिफोर वाली बात दोनों के साथ मिल रही है. पैसे आ गए हैं या डेटर क्रिएट हो गया है बिफोर डिलीवरी. क्या? बिफोर डिलीवरी. अगर कभी भी जिंदगी में पेमेंट आ जाए या राइट टू कंसिडरेशन एस्टेब्लिश हो जाए बिफोर, बार बार पढ़ें येलो वाला, बाद में नोट कीजिएगा. अगर सवाल में कभी भी पैसे आ जाएं या राइट टू कंसिडरेशन एस्टेब्लिश हो जाए बिफोर डिलीवरी, तो इसका नाम बोलें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. तो बताएं पैसे आ जाएं तो वैसे क्या एंट्री करते हैं? और अभी जो सवाल करके आए हैं पैसे तो नहीं आए थे लेकिन पैसे लेने का हक बन गया था, तो क्या एंट्री करते हैं? रिसीवेबल, डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. In these cases, the supplier presents the contract as a contract liability when the payment is made, or when the payment is due. Earlier ये कुछ जरूरी नहीं, बस ऐसे. The contract liability is a seller obligation to transfer goods to a customer. Contract liability क्या होती है? Seller की एक जिम्मे to transfer goods to customer for which it has received or has an unconditional right to receive. तो बताएं रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल इज अ unconditional right to receive money where we have only to wait for time to pass, जहां हमने टाइम के पास होने का इंतजार करना है. और वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट. when right to receive money is dependent on something, other than passage of time. दो बातें हैं जी. एसी हम आपको बेचते हैं और हम आपको इंस्टॉल भी करके देंगे, तो लेकिन एसी के पैसे लेने का हक आपका तब बनेगा जब आप हमें इंस्टॉल करके देंगे. तो एसी बेचते हुए क्या एंट्री करेंगे? एसी बेचते हुए जल्दी बताएं क्या एंट्री करेंगे? मैं आपको वो अभी सवाल क्या किया था? प्रोडक्ट ए बेची थी, फिर बाद में प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट बी के पैसे लेने का, प्रोडक्ट ए के पैसे लेने का हक तब बनेगा जब प्रोडक्ट बी बेचेंगे. या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला, ये दो सवाल क्लास में किए. तीसरा सवाल मैं आज डाल रहा हूं अपनी तरफ से. एसी बेचा और साथ उसकी क्या करनी है? इंस्टॉलेशन. तो एसी बेच दिया 4 जनवरी को और कहा द राइट टू रिसीव मनी फॉर एसी will be established when you will perform, when seller will perform installation service, and the installation service is performed 2 days later. अब बताएं क्या करेंगे? आज क्या एंट्री करेंगे? डेटर डेबिट? नहीं, आज से एसी बेचते एंट्री करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, because right to receive money for AC is dependent on something other than passage of, and that something in this question is installation. So when right to receive money is dependent on something other than passage of time, it will be presented in the balance sheet as a contract asset. But sometimes contract might require customer to pay in advance or a right to receive money
इज एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस बिफोर डिलीवरी, या तो डिलीवरी से पहले पैसे आ जाएं या डिलीवरी से पहले डेटर बन जाए, इन दोनों सूरतों के अंदर हमने क्या रिकॉर्ड करके आने बोले, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स इन फ्यूचर, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रादर यू कैन यूज द वर्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑन रेवेन्यू स्टैंडर्ड कहते हैं मुझे अल्फाज के से कोई इतना मोहब्बत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो मैं नहीं लफ्ज पसंद आ रहा तो ना यूज करो। So that was all about presentation, and these examples were enough for presentation. And if you want to revise these things, so let me check these things. Yes, you can revise these things. Yes, ये homework में कर लीजिएगा वो 4-5 मिनट में। पेज 54 से पेज 55 सारे सवाल, पेज 54 से 55 ये हमने अपने बनाए हुए सवाल डाले में, इनको कर लीजिएगा। ये वाला सवाल काट दें, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा था, ये आई कैप ने भी किताब से रिमूव कर दिया हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के नीचे तो मैंने अपनी तरफ से सवाल लिखवा दिया था ना, वैसे भी जो हमने क्लास में नहीं किया था उसको क्या करने की जरूरत है, क्लास वाले कर लिए, बड़ी गाल है। ओके, ये मैंने सवाल को काटा है पेज 58 पर। ओके अच्छा भाई, अब हमने 2-3 बातें रिवाइज करनी थी, वो सुन लें। बोले एंटिटी परफॉर्म एंड कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम, देन रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम। एंटिटी परफॉर्म नहीं, एंटिटी क्रिएट और इनहेंसेस, एंटिटी क्रिएट और इनहेंसेस एन एसेट, यही होता है मसला रिवीजन ना करने का, जिस दिन रिवीजन ना करके यही होता है। एंटिटी क्रिएट्स और इनहेंसेस एन एसेट एंड द कस्टमर गेट्स द कंट्रोल एट द सेम टाइम। जैसे जैसे वो बना रहे वैसे वैसे हमारा कब्जा हो रहा है, जैसे कि वो लैंड हमारी लैंड पे आके हमारे घर आके काम कर रहे हैं। तो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड बाय ओवर टाइम। तो फिक्रा मैं वेख सुन लिया, रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड बाय एंटिटी ओवर टाइम, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा ओवर टाइम, सही है। तीसरे में 2 बातें हैं, एंटिटी इज क्रिएटिंग एन एसेट विच हैज नो alternate use to an entity. Entity is creating an asset which has, अच्छा ये वैसे एक बात कर दूं आपको, इधर एक यहां क्रिएट का लफ्ज उसने इसलिए यूज किया है कि जाहिर बात है जो चीज क्रिएट होती है उसी का रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक होता है ना। जो चीज क्रिएट नहीं होती एंटिटी के पास पहले से बनी होती है, उसका रेवेन्यू कैसे आहिस्ता आहिस्ता बुक करना है, वो तो वैसे ही कस्टमर को दे सकते हैं आप। तो इसलिए क्रिएट का लफ्ज आप लोग कल नहीं बोल रहे थे, क्रिएट बाय डिफॉल्ट क्रिएट वाली ही चीज तीसरे सिनेरियो में जा सकती है। अगर सेलर के पास कोई चीज वैसे ही पड़ी हुई है तो फिर उसने क्यों ऐसा ऐसा रेवेन्यू बुक करना है, फिर तो कोई तुक की नहीं बात की, वो तो पता नहीं कितने सालों को बना के बैठा हुआ बिक नहीं रही थी, मैं आऊंगा मुझे बेच देगा बस, उसमें कौन सा ओवर टाइम वाला चक्कर है। तो क्रिएट का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ क्रिएट वाला सिनेरियो ही वहां जा सकता है और कोई सिनेरियो वहां जा नहीं सकता। तो तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था पीओ ओवर टाइम का, एंटिटी क्रिएट्स एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी। एंटिटी कैसा एसेट बना रही है जिसका एंटिटी के किसी काम का नहीं है। जिन्होंने कल वाली क्लास ली उनसे बातें कर रहा हूं। ये कैसे पता चलेगा एंटिटी इज क्रिएटिंग एन एसेट व्हिच हैज नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी? ये 2 तरीके से पता चल सकता है। ईदर द एंटिटी इज contractually prohibited from directing this asset to an other customer, or the asset is of so much special nature that it is not practically possible for entity to deliver this asset to an other customer। तैयारी सही की हुई है ना मैंने, जज़ाकल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात एंड इफ कस्टमर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपने समझने के लिए बोलता होता हूं, लॉ में नहीं लिखा हुआ, बेशक आप भी ना लिख के आइएगा, लेकिन समझने के लिए बोल देते हैं। एंड इफ कस्टमर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, द एंटिटी हैज अ इनफोर्सेबल राइट, नहीं कोर्ट्स भी सपोर्ट करें, ये बात कल सीखी थी। इफ
customer cancels the contract, the entity has enforceable right of payment for performance completed to date. जहां तक एंटिटी ने काम कर दिया उसके पैसे मिलेंगे. इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, वो ये थी कि द एंटिटी रिकवर्स समथिंग फ्रॉम कस्टमर में था कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, क्योंकि अगर वो सिर्फ पेनल्टी देके जान छुड़ाए या कॉस्ट हमारी रिकवर करा के देके जान छुड़ाए तो फिर एंटिटी का इन्फोर्सेबल राइट नहीं है पेमेंट का. पेमेंट स्टैंडर्ड एंटिटी को कितनी करवाना चाहता है, कम से कम उसकी कॉस्ट रिकवर हो और रीजनेबल प्रॉफिट रिकवर हो. अगली बात, अब इसके अंदर हमने डिफरेंट सवाल पढ़े थे, अब वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं. मैं एज्यूम कर रहा हूं एसेट स्पेशल नेचर के. अब अगले सवाल मैं आपके सामने रखने लगा हूं, एसेट तो स्पेशल नेचर के, अगले सवाल आपके सामने रखने लगा हूं और आपने मुझे बताना है कि एंटिटी हैज इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट या एंटिटी हैज नो इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. पहला सवाल आपके सामने रखता हूं कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां एक स्पेशल एसेट सेलर बना के दे रहे हैं, बट कस्टमर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. बस सादा सी लाइन लिखी हुई थी और कुछ नहीं सवाल में लिखा होता, कस्टमर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. तो एंटिटी मजबूत नहीं हुई, एंटिटी तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, तो हम लिख के आएंगे एज कस्टमर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. सो एंटिटी हैज अ राइट टू, has an enforceable right to receive payment for performance completed to date. So therefore दूसरा क्राइटेरिया मीट हो गया. या अगर कभी ये लिखा हुआ आ जाए सवाल के अंदर के कस्टमर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बट इफ ही डिफॉल्ट्स और कैंसल्स. बेटा नींद क्यों आ जाती है इस तरह की बातें सुनकर तुझे? But if he defaults or cancels, in past it is upheld that courts are honoring the entities. Courts entities को honor कर रहे हैं and forcing the customers to make payments to entities. अगर ऐसी लाइन लिखी है तो फिर बताएं क्या होगा? क्या right to payment आपको strong लग रहा है entity का? चलें. और तीसरा सिनेरियो क्या था? तीसरा ये था customer cannot cancel the कॉन्ट्रैक्ट बट इफ ही डिफॉल्ट्स और कैंसल्स. ये कभी पास पेपर में नहीं आया. इफ ही डिफॉल्ट्स और कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म दैट कोर्ट्स आर नॉट ऑनरिंग द एंटिटीज इन एनी वे और नॉट एंटरटेनिंग द एंटिटीज इन एनी वे. तो फिर आपका राइट टू पेमेंट तो शायद है लेकिन वो इनफोर्सेबल नहीं है. देयरफॉर दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? फारिग हो गया. एक और भी शायद कोई लफ्ज बोला था हमने, हाँ तो ठीक है, बस यही मोटी मोटी पास पेपर में भी यही चीजें आएंगी. ये वॉइस नोट आपको भेज दिया. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हमने ज़ाया कर लिया और थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं. पास पेपर का क्वेश्चन 15 आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मत खोलें. पास पेपर का क्वेश्चन 15. Theta entered into a contract with Theta to develop a software for Theta. The software will be designed specifically to meet the Theta's operational needs and will not be usable for any other customer. मत खोलो. समझ आ गया? तो यहाँ से एसेट की नेचर क्या पता चल गई? स्पेशल. बट दिस पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट 3 इज नॉट एनफ टू डिसाइड. एक और चीज हमने देखनी है कि क्या उसका इन्फोर्सेबल राइट है या नहीं. ये 50-50 ना, ये पेमेंट टर्म्स होती हैं, इनके ऊपर ज़्यादा टेंशन ना दिया करें. 10% अभी ले लो, 90% बाद में लेना, 50%. तो ये पेमेंट टर्म्स होती हैं. पेमेंट टर्म्स में भी कई दफ़ा कोई ऐसी लाइन डाल देता है जिससे पता चल जाए, लेकिन ये पेमेंट टर्म्स हैं. फिलहाल सिंपली देखें, थीटा विल पे 50% इन एडवांस एंड 50% अपॉन डिलीवरी. अच्छा, थीटा हैज नो राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अगर ईटा खुद परफॉर्म ना करे, थीटा हैज नो राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. आप बता दें ये कौन सा सिनेरियो बना? जो मैंने अभी 2-3 सिनेरियो बनाए थे, शायद उसमें पहला था. तो बोले इफ कस्टमर, देन इट मींस, आगे बोल दें, देन इट मींस द एंटिटी हैज अ राइट, हैज एन एनफोर्सेबल राइट टू डिमांड पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट.
ये फिक्रा वहां से लिखाइएगा, लेकिन इधर तो एंटिटी मेरे ख्याल से पूरा ही काम करके पूरे ही पैसे लेगी, टू डेट का तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई एंटिटी। अच्छा, पॉइंट 1 और 2 को मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि उसमें एसेट स्पेशल नेचर का था ही नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन 12 था ना, 12 उसमें देखें क्या लिखा हुआ था। एक स्पेशलाइज्ड मशीन बना रहे हैं, एक स्पेशल, इतना सा लफ्ज नहीं उसको लिखना चाहिए, स्पेसिफाइड नहीं, स्पेसिफाइड कुछ और होता है, स्पेशलाइज्ड मशीन बना रहे हैं। इसके साथ उसको कम से कम लिखना चाहिए कि वी कैन नॉट डायरेक्ट इट टू एनी अदर कस्टमर, या इट विल नॉट बी ऑफ यूज टू एंटिटी लेटर, एंटिटी के किसी काम की नहीं होगी, ये इस तरह के लफ्ज उसे लिखने चाहिए। लेकिन चलें एक हल्का सा लफ्ज भी गुजारा चला देता है कभी कभी। स्पेशलाइज्ड मशीन से पता चल गया एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर। और याद रखिएगा ये मशीन्स क्रिएट कर रहा होगा अपने प्रेमिसेस में। हमने 100 मशीनें ऑर्डर की हैं, 20-20 करके डिलीवर करनी है इसने, तो ऐसे ऐसा क्रिएट करके हमें डिलीवर करता जाएगा। इस सवाल में लाइन लिखी हुई थी कि 10% नॉन रिफंडेबल पैसे आज मिलने हैं, जैसे उधर 50-50 वाली बात लिखी हुई थी, 10% पैसे आज मिलने हैं, while remaining payment will be paid in 5 equal installments। अगर इतनी सी लाइन लिखी होती ना तो फिर मैं इनको कहता ये पेमेंट टर्म्स हैं, यहां से भी कोई डिसीजन ना लें। लेकिन आगे एक लाइन डली हुई है, उधर 50-50% के आगे कोई लाइन नहीं डली हुई थी, इधर इस कॉमे के आगे एक लाइन डली हुई है। यू कैन डिमांड 90, बाकी पेमेंट आप आहिस्ता आहिस्ता ले लीजिएगा, ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट एंड नॉट बिफोर, only after delivery of each lot and not, ये जो तुम्हारा पैसे लेने का हक बनेगा सिर्फ पूरी डिलीवरी के बाद बनेगा, कभी भी तुम्हें परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के पैसे नहीं दूंगा मैं, अधूरे काम के पैसे नहीं दूंगा तुम्हें मैं। पैसे तुम्हारे तो कब बनेंगे, सिर्फ जब पूरी डिलीवरी करोगे। इसका मतलब है सेलर वीक हो गया, अब सेलर मजबूत नहीं हुआ। सेलर मजबूत कैसे होता? सेलर मजबूत ऐसे होता कि स्पेशल मशीन बना के दे रहा होता, और स्पेशल मशीन बना के देते देते वो क्या कहता कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो सेलर पैसे ले सकता है अधूरे काम के भी। इधर अधूरे काम के नहीं, इधर उसने कहा है ये जो पैसे होंगे ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट एंड नॉट। आप बताएं सेलर का ये राइट कब बनेगा पैसे लेने का? जब वो पूरी डिलीवरी कर देगा, और अगर पूरी डिलीवरी नहीं करता या कोई वजह बन जाती है तो उसके पैसे लेने का हक नहीं है। तो सेलर इस लाइन की वजह से क्या हो गया? वीक हो गया। तो दैट्स व्हाई हमने कहा था कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड है एट अ पॉइंट इन टाइम। वैसे इन टाइम ओवर टाइम में अगर कभी पेपर में मसला हुआ तो मेरे ख्याल से उस हल्के फुल्के उस डिसीजन के नंबर काटेगा, आगे एंट्रीज के नंबर नहीं काटने चाहिए, उसे गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कभी फाइनेंस को ऑपरेटिंग को फाइनेंस बच्चा समझ ले तो आई थिंक ही शुड एंटरटेन एंड ही विल एंटरटेन, और वो करता भी होगा एंटरटेन। ये नहीं कि पूरे के पूरे नंबर ही 0 दे देता होगा, बस वो एक डिसीजन गलत हुआ ना, उससे आगे गलती कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होनी बनती, इसकी तो कोई तुक नहीं है। चलें स्टेप 2 निकाल लें। स्टेप 2 एक अटैम्प्ट आई थी, वो एक सवाल है हमने भी आपको दिखाया था जिसमें पता नहीं चला था फाइनेंस ऑपरेटिंग है, तो बस कुछ फाइनेंस से करे कुछ ऑपरेटिंग से करे, बच्चे तो काफ़ी सारी पास हो गए, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे वो तो दूसरे सवालों के बेस पे पास हुए। अच्छा ठीक है, स्टेप नंबर 2 पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। ओके, हमने एक डिस्कशन शुरू की हुई है और वो बड़ी आसान सी डिस्कशन है। वो ये है कि जब भी एंटिटी कस्टमर को चीजें बेचती है तो हमने 2 सवाल पूछने हैं। जब भी एंटिटी कस्टमर को चीजें बेचती है हमने 2 सवाल पूछने हैं। A bookshop seller sold duster and marker to college. अब can customer take the benefit from this thing on its own? Yes. And can customer take the benefit from its own? Yes. पुराने मार्कर पड़े हुए उनको इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं और से मार्कर लेंगे, इस मार्कर की तो जरूरत नहीं है ना। तो can customer take the benefit from this goods on its own? And can he take the benefit from this on its own? Therefore, these two things are capable of being distinct. Therefore, these things are, लफ्ज क्या लिख के आया करने? पहला सवाल क्या पूछा करना है? पहला सवाल बताएं, सारे याद करें। Can customer take the benefit from these things on its own? Yes.
तो कंक्लूड क्या करके आना है, देयर फॉर दीज थिंग्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, अपनी जात में ये अलग अलग हैं। अगला सवाल क्या पूछा करना है, एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज गुड्स इज ऑल्सो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। बोले एंटिटीज प्रॉमिस, बुक शॉप वाले का, एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज गुड्स इज आइडेंटिफिएबल सेपरेटली फ्रॉम अदर प्रॉमिस। यानी ये प्रॉमिस और ये प्रॉमिस एंटिटी भी अलग अलग पूरा कर रही है। जी बिल्कुल, बिल इकट्ठा बना के देने का मतलब ये नहीं इकट्ठे पूरा करिए। हमने कहा ये कैसे पता चलेगा, एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज टू थिंग्स इज सेपरेट। बोले बोले एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज टू थिंग्स इज सेपरेट। एंटिटी का प्रॉमिस टू डिलीवर टू दीज टू थिंग्स इज सेपरेट। ये ऐसे पता चलेगा कि 3 सवाल पूछा करेंगे, इज एंटिटी कंबाइनिंग दीज इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? वेल डन। आगे दूसरा सवाल, does entity is considering this is an output and this is modifying this output? No, but rather these are two different outputs. क्या अगर मैं ये लेता और इसके ऊपर सेलर से पेंट करवा लेता तो मैं कहता ये डस्टर था, डस्टर रहा, लेकिन एक इनपुट पेंट ने आउटपुट को बदल दिया, वो फिर और बात होती। लेकिन मेरा पहला सवाल, ये कैसे पता चलेगा कि एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज गुड्स इज सेपरेट? एंटिटी का प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज गुड्स इज सेपरेट। इसमें 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल यह पूछना पड़ेगा कि क्या ये चीजें, एंटिटी इज कंबाइनिंग दीज इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? नहीं, एंटिटी इज कंबाइनिंग दीज इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? नो। दूसरा सवाल, is entity modifying one of the output and using this as an input? No. Are these things are highly interrelated? I cannot use this without this. रिमोट वाली गाड़ी और उसका रिमोट, वो तो highly interrelated था. Are these goods are highly interrelated? No. So what you are saying again no. मैंने नो आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने नो नहीं पढ़ाया था। यू आर टुडे सेइंग नो। आप कह रहे हैं तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये 2 वादे बन गए। अब ये कितने वादे बन गए? मैंने आपको इसकी तो मिसाल दी नहीं थी, मैंने आपको एक मिसाल दी थी, इनपुट्स को मिलाकर कंबाइंड आउटपुट की मिसाल दी थी। मैंने कहा था घर में नो ना पढ़िएगा, नो। मैंने आपको मिसाल दी थी, एक सॉफ्टवेयर है, पहले भी उसका नाम सॉफ्टवेयर था, बाद में भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन इतनी टेक्निकल थी कि जब वो हो गई 0101 कोडिंग, अब वो अनडू नहीं हो पा रही, इतनी टेक्निकल इंस्टॉलेशन थी। तो पहले भी नाम उसका ये जो इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बनता है ना, इसमें चीज का नाम नया बन जाता है। और ये जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ना, मॉडिफाई अनदर गुड, इसका मतलब होता है पुरानी वो चीज ही रहती है, लेकिन उसको आप इस तरीके से चेंज कर देते हैं। गाड़ी रहती है, लेकिन ऐसे पेंट कर देते हैं कि पेंट बाद में खुरचा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट अपनी जगह आउटपुट ही रहता है, लेकिन कोई इनपुट आके उसको ऐसे बुरे तरीके से बदलता है कि वो बाद में अपनी हालत में उसमें आ नहीं सकता, लेकिन नाम उसका डस्टर ही रहेगा, लेकिन पेंट उसको ऐसे बदल देगा कि पेंट को बाद में अनडू नहीं किया जा सकता। लेकिन इधर अनडू वाली बात कोई नहीं है। ये दोनों चीजें आपको हमेशा अलग अलग ही पड़ी हुई नजर आएंगी। रिमोट उधर उड़ रहा होगा, गाड़ी उधर उड़ रही होगी, लेकिन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं है, हाईली डिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे को। चल ही ना सके, एक के बगैर दूसरी चल नहीं सके, इसके बगैर ये चल सकता है, इसके बगैर ये चल सकता है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। हाईली डिपेंडेंसी नहीं इनके अंदर पाई जा रही। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज के, और ये मैंने कहा था हाईली डिपेंडेंट वाला तो कॉन्सेप्ट आज तक नेवर कभी टेस्ट आई के आपने किया भी नहीं। ये थोड़ा सा शायद आपके लेवल से आगे की बातें हैं। डिपेंडेंसी चीज़ों की असल में हम पेपर में शायद जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिजनेस कर रहा हो वही जज कर सकता है कि ये मशीन इस पर डिपेंडेंट है या नहीं, ये इक्विपमेंट इस पर डिपेंडेंट है या नहीं। तो वो तो वैसे कभी, लेकिन ये एमसीक्यू उसकी हद तक हमें ये बात पता होनी चाहिए। ओके, सो आई एम सेइंग इफ यू गेट आंसर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स नो, तब जाके समझिएगा ये 2
सेपरेट वादे हैं। सिमिलरली आप बुक शॉप के ऊपर गए, चलो कोई और मिसाल ले लेते हैं, आप किसी दुकान के ऊपर गए और आपने कहा कि हमें जो है वो आप दुकानदार ऐसा करो कि हमें आप जो है वो मैंगो बेच दो, और हमें जो है दुकानदार से कहा कि आप हमें चीनी भी बेच दो। कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम मैंगो एंड चीनी ऑन इट्स ओन? यस, बिकॉज ओवर सेलर और अदर सेलर्स, इसकी लॉजिक दिया करेंगे बिकॉज, पहले ये लाइन लिखा करेंगे, पहले जबानी बोले, कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम मैंगो एंड शुगर ऑन इट्स ओन बिकॉज वी और अदर सेलर्स आर सेलिंग इट रेगुलरली सेपरेटली। ये लॉजिक दिया करेंगे, फिर एक लाइन डाला करेंगे जो यहां नहीं लिखी हुई, सो मैंगो एंड शुगर इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। सो मैंगो एंड शुगर इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट का मतलब है अपनी जात में अलग अलग है। अगला स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट, भाई ये सारा लिखवाऊंगा। अभी अगला सवाल है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग है या नहीं, उसमें फिर 3 सवाल पूछा करें। मैंगो और शुगर अगर आप लेके आ रहे हैं दुकान से, मैंगो अलग शॉपर में देगा, शुगर अलग शॉपर के अंदर देगा। 3 सवाल, क्या एंटिटी इज कंबाइनिंग द मैंगो एंड चीनी? नो, यू आर सेइंग नो। ओके ओके, यू आर सेइंग नो, एंटिटी इज नॉट प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन। यस, यू आर सेइंग दिस। ओके, आगे चलें। यू आर सेइंग यस, एंटिटी इज नॉट प्रोवाइडिंग। The chini does not significantly modify the mango. Is it so? Yes, obviously दोनों वो को modify तो नहीं करवाया हमने कुछ किसी चीज को, बल्कि एज इट इज उठा के ले आए। और तीसरी चीज, obviously these are not highly interrelated। बच्चों की तरह चीनी भी खा लेंगे साइड पे होके जब कोई नहीं बैठा होगा, आम तो सबके सामने भी खा सकते हैं। तो these are obviously not highly inter। So if you are saying no no no, if you are saying no no no, so these factors indicate that entity's promise to transfer good to a customer is separate। इसलिए एंटिटी के वादे क्या हैं? सेपरेट हैं। एंटिटी के वादे क्या हैं? सेपरेट हैं। अच्छा, अब मैंगो और चीनी में हमारा फाइनल जवाब का वर्जन क्या बनेगा? द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम मैंगो एंड चीनी ऑन इट्स ओन बिकॉज customer can use it, consume it separately and sold it separately, and ये भी लॉजिक में देके आ सकते हैं, इससे पहले वाली बात भी लॉजिक में, इसके बाद वाली बात भी लॉजिक में। और our seller और other sellers are selling it regularly separately। कंक्लूड क्या करना है? हाथ करके आप बताएं, कंक्लूड क्या करना है? therefore these goods are कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। ये चीजें अपनी जात में क्या हैं? अलग अलग हैं। ये चीजें अपनी जात में क्या हैं? क्या ये चीजें खुद अपने अंदर अलग अलग हैं? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहे? ये 2 सवाल अगले सफे पे हम लिखेंगे उर्दू में, लेकिन इस एक की हेडिंग होगी गुड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। क्या ये चीजें बोले खुद अपने अंदर, या अपनी जात लिखा होना चाहिए था, अपनी जात में अलग अलग हैं, अपने अंदर या अपनी जात में? अपनी जात में। क्या ये चीजें खुद अपनी जात में अलग अलग हैं? और दूसरा सवाल क्या पूछा करेंगे? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर भी इनको, कितने सफे आगे चले गए, अगला सफा था, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहे हैं? ये 2 सवाल हमने पूछने होते हैं। ओके, डंडा किधर है? The customer can take the benefit from mango and sugar on its own because it can be used or consumed separately. Our seller and other sellers are regularly selling it separately. Therefore, ये अब यहां नहीं लिखा हुआ, ये अब आपको खुद लिख के आना पड़ेगा। Therefore, these both are capable of being distinct. Next. नेक्स्ट जरा देखना है आपने, आप कैसे लिख के आने। मिसाल आसान है, आंखें खोल के, मिसाल आसान है। मैंगो और चीनी। द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द मैंगो एंड चीनी इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस का लफ्ज छोड़ेंगे।
The entities promised to transfer the mango and chini is separately identifiable from other promises भी लिख के आ सकते हैं. तो entities promises are separately, दो promises है ना, entities promises are separately identifiable from other promises, या entity promise to sell sugar is separately identifiable from mango. Because conclusion हम ऊपर दे आए हैं वैसे एक तरह का, entities promise to transfer the good is separately identifiable from other promises because entity does not provide integration. The sugar does not modify mango. The sugar and mango are not highly. Therefore, ये लॉजिक देख के आएंगे फिर. Therefore these things are also distinct in the context of our contract with entity. ये हमारा जो entity से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके एतबार से भी ये अलग अलग है. Hence prove E is equal to MC. Hence prove there are two separate performance obligations, that is sale of mango and sale of शुगर. आप दो बनाइएगा, सेल ऑफ मैंगो, सेल ऑफ शुगर, ऊपर उनकी स्टैंड अलोन प्राइस लिखिएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस लिखिएगा, फिर देखिएगा कि दोनों पे डिस्काउंट कैसे एलोकेट करना है. यहां से फिर आगे कहानी भी डिस्काउंट एलोकेशन की होगी ना. जब तक अगर वादा ही है तो फिर डिस्काउंट कौन सा एलोकेट करना. अच्छा, आप बताएं आपने कैसे जवाब दिया है. मैंगो और चीनी अलग अलग है, ये लाइन लिख के आएंगे क्योंकि ये बात है. देयरफॉर मैंगो चीनी अलग अलग बिकॉज ये बात है. देयरफॉर दीज आर कैपेबल ऑफ बीइंग. अगला ये लिख के आया करेंगे. द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस बिकॉज, और फिर देयरफॉर बाद में, बिकॉज entity is not providing, entity is not modifying, entity is not selling goods which are highly, these goods are not highly dependent. Therefore आगे बोलें क्या लिख के आएंगे. Therefore these goods are also distinct, capable of being distinct नहीं आप लिखना. Therefore these goods are also in the context of. Therefore there are two separate performance, that is the delivery of sugar and delivery of. अगली बात सुनिएगा. अब मिसाल लेते हैं सैंडविच की. अब आपने मुझे थोड़ा सा हेल्प करना है. सैंडविच बनने से पहले एक दफा सारी चीजों पे अलग अलग नजर मारा करनी है और फिर ये देखा करना है. ब्रेड, ऑनियन एंड मीट. Customer can take benefit from bread, onion and meat on its own, because these are, इसमें ये लॉजिक लिखाइएगा, because these are regularly sold separately in the market. इसमें ये लॉजिक लिखाइएगा क्योंकि वो इंटीग्रेट करके देने उसने बाद में, इसलिए इसमें ये लॉजिक ज्यादा अच्छी होगी. because these are regularly sold. Therefore these three things are capable of being. बट अगर आपने कंक्लूजन पहले से निकाल लिया हो तो बट लिखाइएगा बेशक. बट एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज नॉट, यहां डालेंगे इज नॉट. द एंटिटीज प्रॉमिस इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस. एंटिटी की एक सादा वादी नहीं कर रही, वो कोई अलग से नहीं चीजें बेच रही. बिकॉज बच्चे तो हमारे से भी तेज हैं आज, हम जा रहे हैं. बिकॉज एंटिटी does provide. अब ये दोनों लिख के आ रहे हैं क्योंकि यहीं पे जवाब खत्म हो जाना है आपका. because entity does provide significant integration and combining these inputs to produce a combined output. Therefore all these three things are not distinct in the context of contract. और एंड पे कंक्लूजन जरूर डाल के आइएगा. सो देयर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज सैंडविच. एंटिटी इज डिलीवरिंग सैंडविच. अगला सवाल ये होगा
कि अगर मैंने 11 बजे सैंडविच बनाना शुरू किया और उसने 1 बजे मुझे बना के दिया, तो क्या वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करे 12 बजे 1 घंटे का या ना करे? उसमें फिर 3 सवाल अलग पूछे जाएंगे। क्या जैसे जैसे वो बना रहे वैसे वैसे मैं खा रहा हूं? क्या वो सैंडविच जो है वो मेरे प्रेमिसेस में आके बना के दे रहे हैं? क्या वो सैंडविच मैंने कोई स्पेशल नेचर का बनवाया है? तो hence the revenue of sandwich will be recorded at a point in time, that is at 1 AM। अगले दिन कब रिकॉर्ड किया जाएगा? 1 और उसने जो 12 बजे तक सैंडविच बना लिया है, अभी तक उसने उसको बेक नहीं किया, अभी तक उसने ऑलिव्स नहीं डाला, एलपिनो नहीं डाली, चिकन तो सप्लायर से मंगवाया हुआ है उसने, तो अधूरा जो सैंडविच बन गया है वो उसकी इन्वेंट्री में नजर आएगा एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये उसकी इन्वेंट्री में नजर आएगा एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये पकड़ी सर डंडा। पड़ा मैं रहा हूं, सांस उसे चढ़ा है। रोटियां अम्मी पकाती हैं, अम्मी थक जाता हूं मैं। अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन 14 का 1 खोले मत, अभी जो है वो हम आपके नोट्स में डाल देंगे बस। FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship. Oh man, what a ship it is! 400 मिलियन की मुझे क्रूज शिप बना के दो। अच्छा, तो देयर इज ओनली वन वादा, दैट इज टू मेक अ क्रूज शिप। व्हाट इज द वन? माय ब्रो, देयर इज ओनली वन वादा, दैट इज अ क्रूज शिप। इस कमरे से तो बड़ी होगी। दैट इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23। कितने सालों में मुझे बना के देगा? तो आज सवाल स्टेप 2 का नहीं है, सवाल है स्टेप 5 कि वो रेवेन्यू क्रूज शिप का कब रिकॉर्ड करे। वो रेवेन्यू क्रूज शिप का होले होले रिकॉर्ड करे या वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करे एट द एंड। अब आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आगे सिर्फ पेमेंट टर्म्स हैं। सवाल ने वैसे थोड़ा सा लिख दिया, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड ऑन 31 दिसंबर, तो उसने क्लियरली बता दिया कि 2 साल बाद कंट्रोल ट्रांसफर होने, तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम में रिकॉर्ड होगा। लेकिन जैसे जैसे वो क्रूज शिप बना रहा है वैसे वैसे मैं खा रहा हूं। वो क्रूज शिप मेरे इलाके में आके बना रहा है, मेरे इलाके में क्रूज शिप बनाए, मुझे घर खाली करने पड़ेंगे अपने। और तीसरी बात, वो क्रूज शिप कोई स्पेशल नेचर की मुझे बना के दे रहा है, बाद में ये क्रूज शिप उसके तो किसी काम की नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन टाइम। और अल्लाह का शुक्र है हमने इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था एट अ पॉइंट इन टाइम, 2 साल बाद जाके। ये सवाल मेरे ख्याल से था एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला। ऑन यकम जनवरी एफएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रूज शिप, 400 मिलियन की चीजें बेचनी है 31 दिसंबर को। एज पर 90% एग्रीड अमाउंट वाज इमीडिएटली पेड। हाँ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सवाल था ये। तो उसमें हमने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया था? एट अ पॉइंट इन टाइम। कितने साल बाद? ये लाइन पढ़ाने के लिए मैं लाया था आपको। वो जो 11 बजे से 1 बजे पिज्जा बना रहा था ना, 12 बजे तक पिज्जा बन गया हुआ था, ये लाइन पढ़ाने के लिए लाया था। टिल 31 दिसंबर 22 40% ऑफ शिप इज कंप्लीटेड। 31 दिसंबर 22 को उसने फोन किया, मड़ा क्या हाल है तेरे, खैरियत से है? 40% शिप तेरा तैयार है। अब वो 40% रेवेन्यू बुक करे? क्यों? स्टेप 5 में क्या पढ़ा था? अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन? एट अ पॉइंट इन टाइम। तो वो 40% बना रहे, तो रेवेन्यू का 40% हमने बुक करना है या रेवेन्यू को 2 साल बाद एक ही दफा बुक करना है? लेकिन मैंने आपको मशवरा दिया था कि एक एंट्री सवाल में कराइएगा, इन्वेंट्री डेबिट 150 मिलियन, कैश क्रेडिट 150 मिलियन, यानी इतनी इन्वेंट्री उसने बना ली है और वर्क इन प्रोग्रेस आगे लफ्ज डालिएगा, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री कराइएगा। लेकिन इस इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में शिफ्ट ना कीजिएगा, बिकॉज अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या ये जो लाइन आती है सवालों में 40-50% काम हो गया है, ये हमेशा इसलिए आती है कि रेवेन्यू इतना रिकॉर्ड कर लें, या रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले 3 बातें देखनी पड़ती हैं? 3 बातें देखा करेंगे फिर इंशाल्लाह रेवेन्यू रिकॉर्ड किया करेंगे। ये तो ऐसे धोखे लाइन है, ओनली 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। इस तरह की लाइन आप लोगों ने मुझे बतानी है कि हमने पास्ट में कब पढ़ी है। इस तरह की लाइन ये देखें ना, पिछले सवाल में था एट ईयर एंड 80% ऑफ
सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज कंप्लीट, अभी रिलीज नहीं हुआ, 80% इज कंप्लीट, सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन 80% बना लिया उसने मेरे लिए, लेकिन मुझे दिया तो नहीं ना, और ना कुछ स्पेशल नेचर का है, तो इसलिए इसको भी मैंने कहा था इसका भी 80% रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें और इसका भी 40% रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें, बिकॉज ये दोनों रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होने एट अ पॉइंट इन, तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होना हो एट अ, तो परसेंटेज जो सवाल में गिवन होती है वो इरेलेवेंट हो जाती है। आप कहीं किताब में इन दोनों सवालों का रेफरेंस डाल के ये बात लिख लें, जब कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो एट अ पॉइंट इन टाइम तो ये नहीं देखा जाता कि हमने कितने परसेंट काम कंप्लीट कर लिया है, जब कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो एट अ पॉइंट इन टाइम तो ये नहीं देखा जाता कि हम कौन है, ये स्टैंडर्ड एंटिटी का है हम, तो ये नहीं देखा जाता कि हमने कितने परसेंट काम कर लिया है। इसलिए पास पेपर क्वेश्चन 13 और 14 में 80% और 40% इग्नोर किया, इसलिए पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में 80% और 40% इग्नोर किया। पास पेपर क्वेश्चन 13 और 14 में 80% और 40% इग्नोर किया। हाँ, ये 80% 40% सेलर की इन्वेंट्री में नजर आएगा कॉस्ट पर। हाँ, ये 80% 40% सेलर की, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं ना बेचारा, पिज्जा बना रहे हैं ना, 1 घंटा तो पिज्जा बन गया, सैंडविच बन गया। हाँ, ये सेलर की बोले इन्वेंट्री में नजर आएगा कॉस्ट पर, जो उसकी कॉस्ट होगी उस पर नजर आएगा। ओके, अब माय डियर हम वापस आ जाते हैं उधर ही जहां पे हम थे। कैमरा इधर लाओ। मैंने आपको 2 मिसालें करवाई हैं। एक मैंने आपको मिसाल करवाई है मैंगो और चीनी वाली। अब मैं नहीं जा रहा वाई और वाई में, मैं बस यही रह रहा हूं जो मेन बातें हैं, ठीक है। बिकॉज वाली साइड पे नहीं जा रहा, यहां से डायरेक्ट देयरफॉर, यहां से डायरेक्ट देयरफॉर पे जाने लगा। तो कैन कस्टमर टेक बेनिफिट फ्रॉम मैंगो एंड चीनी ऑन इट्स ओन? यस, देयरफॉर दीज आर कैपेबल ऑफ बीइंग, बिकॉज नहीं बोला मैंने, बिकॉज पेपर में तो लिखेंगे। आगे आखिरी बात बोलें, कैन द एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर मैंगो एंड चीनी इज सेपरेट? यस, इट इज सेपरेट। तो दोनों का जवाब क्या आ गया? यस। इसका मतलब है अल्लाह का शुक्र है, यहां पे कितने वादे हैं? 2। चीनी अलग वादा है, मैंगो। लेकिन दूसरे में देखें क्या हुआ था सैंडविच के केस में। क्या आप ब्रेड, मीट और ऑनियन जो सैंडविच बनने से पहले आपको दुकान पे नजर आ रहा था, कैन यू टेक द बेनिफिट फ्रॉम देम ऑन इट्स ओन? अकेले के लिए भी ले जाओ आप, उसको जो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, बल्कि तीनों चीजें अलग अलग भी खाई जा सकती हैं। बट बोल दें आगे, बट एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज नॉट सेपरेट। एंटिटी कोई सेपरेट चीज नहीं बेच रही, बल्कि वो आपको सिर्फ गोद का नाला बना के एक चीज बेच रही है। वो आपको इकट्ठा करके क्या कर रही है? एक चीज बेच रही है। देयरफॉर कितने वादे थे? 1। पहली मिसाल में मैंने कहा दोनों का जवाब यस, अगली मिसाल में इसका यस इसका नो, तीसरी मिसाल में बोलने लगा हूं जिसमें पहले का जवाब ही नो आ गया था, आगे नहीं चले थे। वो कोई 2 मिसालें मुझे बता दे जिसमें पहले का जवाब ही नो आ गया था। आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर iOS। कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज 2 थिंग ऑन इट्स own because people are selling regularly separately? No. अगला सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये दोनों चीजें अपनी जात में अलग अलग
तो आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर बेचना फिर पहले स्टेप पे ही डिसाइड हो गया कितने वादे हैं, एक वादा। एक तो होती है ना एमआरआई मशीन, मिलती जुलती दुनिया में लोगों ने बनानी शुरू कर दी। एक एमआरआई मशीन किसी नई कंपनी ने बनाई, उसकी एमआरआई मशीन है और उसी का प्रिंटर है। तो उसको भी मैंने कह दिया था कि दीज द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस गुड्स ऑन इट्स ओन, नो, उसको मशीन के लिए प्रिंटर चाहिए और प्रिंटर के लिए मशीन चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले कि हम सवालात की तरफ आज जाएं, हम तीनों सिनेरियोस को लिखना सीख लेते हैं। पहले तीनों सिनेरियोस को लिखना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम आसान सवाल से शुरू करते हैं। पेज नंबर 24, न्यूज़पेपर एंड फ्री वॉच। न्यूज़पेपर एंड, अच्छा ये ना वैसे आपको बताओ, न्यूज़पेपर एंड फ्री वॉच में होता पता है क्या? न्यूज़पेपर एंड फ्री वॉच, न्यूज़पेपर, ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, इसमें तो मेरे ख्याल से बहस की भी जरूरत नहीं ना। वो उसके अंदर वॉच डाल के तो नहीं देना ना न्यूज़पेपर के अंदर, मतलब न्यूज़पेपर ऐसा, न्यूज़पेपर में रैप भी करके दे दो तो कोई मसला नहीं। तो अच्छा, न्यूज़पेपर एंड फ्री वॉच, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस और इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, ये दुकानदार सिर्फ कहते होते हैं फ्री है, आपको पता है दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, तो ये दुकानदार सिर्फ कहते होते हैं फ्री है। तो उन्होंने कहा जी न्यूज़पेपर्स आपको हम 1 साल में देंगे, न्यूज़पेपर्स वो आपको लगा देते हैं 1 साल में 10,000 की न्यूज़पेपर्स लगा देते हैं और वॉच आपको साथ फ्री दे देंगे। तो 10,000 की न्यूज़पेपर्स लगा दी 1 साल में, रोजाना अखबार आती थी, 10,000 की न्यूज़पेपर्स लगा दी 1 साल में। आंखें खोल के क्लास लें, खुदा के लिए आंखें खोल के क्लास लें, मुझे बताया करें थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ऐसे करता रहा करूं। मैंने आपको बिल्कुल भी शो किया, मैं रात को 1:30-2 बजे जो है वो सोया, उसके बाद फिर टेस्ट बनाया, 6:30-7 बजे आपको ग्रुप में भेजा, पता नहीं किस टाइम 6:30-7 बजे आपको भेजा है, और मैंने कहीं से भी आपको शो कराया कि मैं नहीं सो सका और आप लोग अजीब। अच्छा अब मुझे बताएं ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी आ गई? 10,000। अब वॉच कहने में फ्री है, न्यूज़पेपर के कितने पैसे? 10,000, और वॉच के कितने पैसे? 0 रुपए, टोटल 10,000, ट्रांजैक्शन प्राइस 10,000। लेकिन हो सकता है कि बाजार में न्यूज़पेपर वैसे 9,000 की मिलती हो और वॉच, तो इसके बाद तो सारा डाटा आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था, वैसे ही वो फ्री का लफ्ज आया तो मैंने ये लिख दिया, वरना वैसे मैंने लिखना था, न्यूज़पेपर एंड वॉच होता तो फिर मैंने ये लिखना भी नहीं था। तो वैसे फ्री का लफ्ज आया तो मैंने आपको समझाना था, दुनिया में अगर वो कह देना कोई चीज फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट अ पीओ, इट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, अब ये मिसाल है सोलली मैंगो वाली और चीनी वाली। क्यों? कस्टमर इन दोनों चीजों से अलग अलग बेनिफिट ले सकता है, वॉच होनी जरूरी नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, और अपनी जात में भी अलग अलग है। अंग्रेजी में कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, एंड दीज आर आल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एंटिटीज प्रॉमिस to transfer these goods is separate, therefore these are capable of being, because entity is not combining the inputs, because entity is not modifying an input, because these two things are not highly interrelated and are not highly dependent, therefore there are two वादे। मेरा नहीं ख्याल आपको मैं ये पढ़ा दूंगा तो गुजारा चल जाएगा, ये लिखें जरा। अच्छा आज कोई होमवर्क नहीं है, बस वेले बैठ के टेकें लगा लें आप और इसको एंजॉय करें। और मुझे बहुत खुशी हुई है, 2-4-6 लोग ना बिकॉज का लफ्ज बिल्कुल सही जगह बोल रहे थे, एज का लफ्ज बिल्कुल सही जगह बोल रहे थे। जब यहां से यहां लाने तो बिकॉज बोलना है और फिर कंक्लूड करने तो देयरफॉर बोलना है। कहां नॉट लगाने कहां नहीं लगाना ये भी बस यहां देखना होता है। इनमें कई दफा ऐसे लिखेंगे करेंगे, कई दफा बीच में नॉट डाल दिया करेंगे। लिखें जी, द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड वॉच ऑन इट्स ओन। द कस्टमर, ये मिश्रा का मुंह ना बनाया करें, बैठ सही तरह मुंह बना के क्लास लिया करें। द कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड वॉच ऑन इट्स ओन। यही तो पढ़ाने का मजा आता है स्टेप 2, बाकी तो सारी जनरल एंट्रियां थी। द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड वॉच ऑन इट्स ओन, इधर से देख के लिखे ना, कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड वॉच ऑन इट्स ओन। इसमें ना फिर लॉजिक सब ज्यादा लिखी जा सकती है, मैं थोड़ी सी लिखवाता हूँ। एक लॉजिक ये लिखी जा सकती है, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड सेपरेटली और दे कैन बी सोल्ड एट वैल्यू ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू।
लेकिन मेरे ख्याल से ये लॉजिक कभी लिखाया करें अगर ज्यादा नंबर ना हो, बिकॉज दीज आर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली। दुनिया में ये सेपरेटली बिकती हैं। वैसे वॉच लेने के लिए न्यूज़पेपर तो लेनी पड़ती है हर जगह दुनिया में। अच्छा नहीं, सॉरी, बिकॉज दीज आर सोल्ड रेगुलरली सेपरेटली। आगे क्या लिखना है? आगे क्या लिखना है? Therefore these are capable of being distinct. Therefore these two are capable of being distinct. यहां तक क्या पता चला? कितने वादे हैं? 2। एक्सेलेंट। बट स्टैंडर्ड कहते हैं वेट, रुके, देखने तो एंटिटी क्या करके दे रही है। ये तो तुम चीजों की जात देख रहे हो ना, अब देखो एंटिटी क्या करके दे रही है। तो लिखें, मेरे ख्याल से वैसे ऐसे लिख के आना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए पहले, ये तो कंक्लूजन होता है। ये नॉट लिख के ये फिर ये लिखना चाहिए, लेकिन चलें खैर है, लिखें एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर दीज थिंग्स is also separately identifiable. The entities promise to transfer these things is also separately identifiable. जनरल एंटिटी जितने शौक से लिखते हैं उतने शौक से लिखें। ये स्टैंडर्ड से वाला सलूक ना कीजिएगा इसके साथ। बिकॉज अब इतनी डिटेल में ना लिखिएगा, बस छोटा छोटा। बिकॉज एंटिटी इज नॉट इंटीग्रेटिंग दीज थिंग्स, because entity is not integrating these things, or one good is not modifying another. अच्छा, ये ना 3 बातें हैं, ये और ये। because entity is not integrating these things, entity is not modifying anything, and these are not highly dependent. हल्के फुल्के को डिपेंडेंट होते हैं तो ग्रहण कहते चलता रहेगा, हाईली डिपेंडेंट होने चाहिए। दीज आर नॉट हाईली डिपेंडेंट। देयरफॉर चपेड़ा मारा तेनों, डंडे मार मार, क्यों नहीं लिखा साथ साथ? माय ब्रो, प्यारे भाई, क्यों नहीं लिखा साथ साथ? देयरफॉर these two are also distinct in the context of contract. Therefore, these are also distinct in the context of contract. ऐसा ही है। Therefore, भाई आप क्यों थोड़ा परेशान लग रहे हो? Therefore, these are also distinct. ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कब अलग होंगी? जब सेलर उनको इंटीग्रेट करके या मॉडिफाई करके नहीं देगा। यही बनेगा ना। परेशान हो रहे थे आप, समझ आ गई बात? तो क्या लिखेंगे? Therefore, these two are also distinct in the context of contract. अब in the context of contract और capable of being distinct, ये 2 लाइनें हाईलाइट कर लें क्योंकि ये किताब में नहीं लिखी हुई। Capable of being distinct और in the context of contract, ये 2 बातें किताब में नहीं लिखी हैं। अब कंक्लूजन ड्रॉ करें माय डियर। लिखें कंक्लूजन, देयर आर 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। एंटिटी के 2 वादे हैं, वादा नंबर 1, वादा नंबर 2। बोलें वादा नंबर 1 और वादा नंबर 2 बोलें। न्यूज़पेपर एंड वॉच। ओके, टेल मी अ थिंग कि आपने बर्गर खरीदा और एंटिटी ने आपको फ्री केचप दे दी ढेर सारी। सो इज इट 1 वादा 2 वादा? 1 वादा। मारूं चंडे चपेड़े। भाई मुझे सवाल पूछ लेने दें, क्या बर्गर और केचप दुनिया में अलग अलग बिकती है? तो कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड ऑन इट्स ऑन। अगला सवाल, क्या एंटिटी बर्गर और केचप को मिला रही है, यानी केचप को उसके अंदर डाल रही है इस तरीके से कि बाद में जुदा ना हो सके? नहीं, तो केचप अलग दी है, केचप अलग दी है, साशे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग उसको। और दूसरा क्या कोई किसी चीज को मॉडिफाई किया जा रहा है या दोनों चीजें अपनी जगह मौजूद हैं? क्या ये हाईली डिपेंडेंट है?
यानी वी कैन नॉट ईट बर्गर विदाउट केचप। क्या चीजें हाईली डिपेंडेंट है? दीज आर नॉट हाईली डिपेंडेंट। सो आप बताएं, ओहो नहीं, these are not dependent. Please try to understand, my dear. These are not highly dependent. No one in the world is saying that these are highly dependent. If you want that I take burger with ketchup, it doesn't mean that these are highly dependent. मतलब समझ आ गई होगी तो these are not highly dependent. मैंने तो आपको यहां तक कह दिया हुआ है कि कीबोर्ड और कंप्यूटर भी हाईली डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए ये हाईली डिपेंडेंसी तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है। सो देयरफॉर बर्गर बेचना अलग बात है और केचप बेचना, हाँ केचप इमटेरियल होने की वजह से एंटिटी उसकी अलग सेल रिकॉर्ड ना करे, वो हमें कोई कंसर्न नहीं, छोटी मोटी चीज है, इसकी सेल का अलग अकाउंट नहीं बनाना, वो उनकी एंटिटी की मर्जी है, लेकिन हमारी नजर में ये दो अलग अलग बातें हैं। ओके नेक्स्ट, अगला बताएं, अगला बताएं। शाहिद अफरीदी, रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड, इस तरह अजीब जी बोला करें घर में करो, लेकिन तुम की हो गया लाजो इन्हों आगे में आपको चला जाना। टू बिल्ड अ हॉस्पिटल टू फॉर अ कस्टमर, द एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाइज वेरियस प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। तुझे इंजीनियरिंग सर्विस देंगे, तुझे साइट क्लियरेंस देंगे, तुझे फाउंडेशन देंगे, तुझे प्रोक्योरमेंट की सर्विस देंगे, कंस्ट्रक्शन भी सारी हम करेंगे, पाइपें भी हमारी तरफ से, वायरें भी हमारी तरफ से, इंस्टॉलेशन भी हमारी तरफ से, फिनिशिंग भी हमारी तरफ से, बिल्कुल आखिरी पेंट और इंटीरियर डेकोरेशन सब हमारी तरफ से। नाउ द कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इट्स ओन because our seller or other sellers are providing all these separately. इंजीनियर पेशावर से मंगवा लो, साइट क्लियरेंस लाहौर वाले से करवा लो, फाउंडेशन तो आपको पता है ये शेखुपुरा वाले बड़ी अच्छी बना देते होते हैं, प्रोक्योरमेंट गुजरांवाला से होती है चीजों की, तो जहां मर्जी से बंदे मनवा के ये सारी चीजें करवाओ। तो लिखें इधर, द कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज, आज लिखें जरा, the customer can take the benefit from all these goods and services on its own, लिखें on its own, ये नहीं खत्म होना, आ जाए फर्स्ट 15 ईपीएस कल इंशाल्लाह, from these goods and services, हाँ हम ईपीएस के कपड़े पहन के आए थे, from all these goods and services on its own, because these all goods and services are provided in market, because these all goods and services, बोले ना, because all these goods and services are sold / provided separately in the market. मार्केट में ये चीजें अलग अलग मिल जाती हैं हर जगह से, because all these goods and services are sold / provided separately in the market. Therefore these all goods and services are capable of being distinct. पता नहीं हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, पास पेपर क्वेश्चन 2 आया था, उसके बाद कभी सवाल नहीं आया इसमें से, बिकॉज लेकिन सारे सवाल इस बेस पे होते हैं ना, सवालों के अंदर नहीं इस दफा तो वो अलग बात है, वो मैं इस दफा वाला अभी नहीं बताना आप लोगों को, वो मेरी आईकैप से बात। अच्छा तो मतलब ये कि जो हमारे नॉर्मल सवाल चल रहे होते हैं उनमें भी ये फटा डाल सकता है, ये इतना टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि वो जो हम इधर डिस्काउंट एलोकेशन करते होते थे वो सारी हिल के रह जानी है, क्योंकि ये स्टेप तो हर सवाल में लगाना होता है असल में, बल्कि 5 स्टेप हर सवाल में लगाने होते हैं। आगे चलें। However, मेरे ख्याल से कंक्लूड कर दें, मेरे ख्याल कंक्लूड करना वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन कंक्लूड कर दें, खैर है कंक्लूड कर दें। However, the entities promise, एंटिटी से क्या कहा हुआ है, ओए बिल्ड अ हॉस्पिटल, उसे तो अस्पताल का कहा था बनाने को, उससे तो अस्पताल बनाने को कहा था, इस वजह से कितने वादे हैं। However, entities promise to transfer these goods and services is not separately identifiable from other promises. However, entities promise to transfer these goods and services is यहां डालना नॉट, is not separately identifiable
because बोलेंगे because entity does provide a, because entity does provide a significant integration service. ये लिखें जरा आप डिटेल से, entity does provide a significant integration service. आगे मैं दबाने लिखवा देता हूं, that it is combining all goods and services, that it is combining all inputs, that it is combining all inputs to produce a single output, to produce a combined output, that is a fresh and crispy hospital. That is a beautiful hospital. That is a beautiful ugly hospital. Combined output क्या है? That is a hospital. अब conclusion ले, therefore there is only one performance obligation. That is, there is only one performance obligation. That is construction of hospital. अब जब स्टेप 3 होगा तो उसमें ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगी. भाई दब बताएं ना, अब स्टेप 3 में क्या आएगी? ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या आएंगे? बोनस आ सकते हैं, पेनल्टीज आ सकती हैं जल्दी अस्पताल बनाने पे, लेट बनाने पे, और उसके बाद डिस्काउंट एलोकेशन की तो जरूरत है ही नहीं. लेकिन फिर स्टेप 5 क्रिटिकल हो जाता है. स्टेप 5 क्रिटिकल है यहां पे. क्यों? यहां पे तो देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल हमारी लैंड पे आके बना रहा है या हॉस्पिटल किसी और लैंड पे बना के दे रहा है. अगर हमारी लैंड पे आके बना के दे रहा है, इसका सवाल आसान सा कर लेते हैं आज. अगर हमारी लैंड पे आके बना के दे रहा है तो एज एंड व्हेन द एंटिटी इज क्रिएटिंग द हॉस्पिटल वी आर देयरफॉर द एंटिटी शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम. तो अब एंटिटी को चाहिए इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करे ओवर टाइम. लेकिन अगर अपने इलाके में रह के बना रहा है और स्पेशल नेचर का नहीं है तो फिर एंटिटी रिकॉर्ड करे रेवेन्यू हॉस्पिटल का 2-3 साल बाद, जब कभी हॉस्पिटल बन के हमें हैंड ओवर हो जाए उसकी चाबियां, तब रिकॉर्ड करे. और तीसरा सिनेरियो क्या था हमारा, बोलें? सेम एज पास क्वेश्चन 3. वो जरा घर जाके देखिएगा. पास क्वेश्चन 13 लिखें, घर में देखना एक दफा. 13 का 2, 1 नहीं, 13 का 2. वो एक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर था ना, प्रिंटिंग हार्डवेयर था, उसके लिए सॉफ्टवेयर था एक चाहिए. सेल ऑफ मोबाइल एंड iOS सॉफ्टवेयर. आप बता दें इसका जवाब कैसे दे के आएंगे. लिखें द मोबाइल फोन एंड इट्स द कस्टमर कैन नॉट. कौन बोला है? क्या? वाह, छा गए आप. मैं जा रहा हूं तो खुद ही 100 रुपया. द कस्टमर कैन नॉट, क्योंकि अप्रिशिएट भी करने दिया करो लोगों को. 100 रुपए से अप्रिसिएशन जोड़ी है. द कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम मोबाइल एंड इट्स सॉफ्टवेयर because our entity or other entities are not regularly separately selling them on its own. लिख ले on its own. चलें पहले वहां तक लिख लें. The customer cannot benefit from the mobile and its software on its own because the entity the entity or other entities are not selling these things separately regularly. भी लिखते हैं, आमतौर पे नहीं बेचती हैं अलग अलग, वैसे बेचती भी नहीं होंगी, खास तौर पे भी नहीं बेचती. are not selling them separately regularly. आप फिर आगे जाना है, स्टेप 2 ना लगाएं फिर, क्योंकि अब आपने पहले जब पता चल गया एक चीज है तो अब आगे जाके फिर एक चीज दो नहीं हो सकती. आप इधर ही डिसाइड हो गया एक चीज है. अब ये नहीं लिख के आना पेपर में. therefore there is only one performance obligation, that is sale of mobile along with software. Therefore there is only one performance obligation
वो सॉरी लिख के आना था, हाँ जो सही बोल रहे हैं आप लोग, देयर फॉर, चलें ठीक है काटें इसको, देयर फॉर के आगे काटें जो लिखे, देयर फॉर दीज टू थिंग्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, अपनी जात में अलग नहीं है। Therefore these two things are not capable of being distinct. हाँ आगे लगाना ही नहीं, बस ठीक है चलो। So there is only one performance obligation. अब सिर्फ कितने वादे हो गए? एक वादा हो गया। अच्छा जी, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि हम जो है वो मिसालें कर सकें। पेज 19 एग्जाम्पल नंबर 6, इनको हम जल्दी जल्दी करेंगे और फिर पास पेपर की तरफ मूव करेंगे। दूसरा पार्ट बनाओ।